है। हेलो फ्रेंड्स, आज अपने काव्य विभाग में कुंवर नारायण बेचैन, उनका नाम है कुंवर नारायण बेचैन, उनका उपनाम है। उनकी रचना जो है हम पढ़ने वाले हैं। एक दो रचनाएं उसमें उन्होंने लिखी है, एक कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। पहले कवि का परिचय हम जानते हैं कि आप लोग को ख्याल है कि पहले हम कवि का परिचय पहले पढ़ते हैं। तो कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने प्रमुख उनकी रचनाएं चक्रव्यूह 1956, वैसे 1950 से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई रचना जो है चक्रव्यूह 1956 में पहली रचना प्रकाशित हुई। फिर परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, इतने जो है ये काव्य संग्रह उनके। आत्मजयी उनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास उनका कहानी संग्रह है। मेरे साक्षात्कार, मतलब उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था एक पत्रकार के रूप में, वो मेरे साक्षात्कार, वो उनका जो है एक वो इंटरव्यू वाला सामान्य जो है वो लेख है। उन्हें प्रमुख पुरस्कार दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर दास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2009 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक काव्य उनके पंक्ति है, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। जैसे गर्द मतलब जो है धूल मिट्टी आदि से जैसे ढकी हुई पुरानी किताब, इस प्रकार से घर का दरवाज़ा कई दिनों से घर का दरवाज़ा बंद था, वो खुला। तात्पर्य है कि बहुत दिनों से जो है वो भावना शून्य रहे थे। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं की समीक्षा भी उन्होंने लिखी है। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन का कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व का दावेदार लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी, उनकी काव्य रचना जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन देखने को मिलता है, पत्रकार थे इसके लिए, और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये अच्छा ही है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण मानी जाती है। उसमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। यथार्थ मतलब हकीकत का, जो खुरदरापन मतलब जो कष्ट है, पीड़ा है, और उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। अब मैं आपको जो है उनका जो कविता के बहाने उस काव्य का सारांश, ये आपको ज़रूर जो है ये सारांश आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको बड़े उत्तरों में आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि ये जो है
तो यहाँ पर पहली कविता कविता के बहाने वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कहाँ से ली गई है? इन दिनों उनकी जो काव्य संग्रह है उसमें से कविता के बहाने ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। आशंकित मतलब शंका में रहा हुआ है कविता का जो है वो वजूद क्या है। तो इसलिए शक करता है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है यांत्रिक युग है, मशीन का युग है, तो कहीं कविता का अस्तित्व समाप्त न हो जाए, ये लोगों को डर है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है। कवि कहता है कविता के बहाने यह एक यात्रा है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की इसमें गाथा गाई गई है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, मतलब चिड़िया जो उड़ती है उसकी एक सीमा होती है, पक्षियों की अपनी एक सीमा होती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। उसकी परिणति मतलब उसका भाग्य वो निश्चित है कि कितने समय तक ये खिलेगा, फिर उसका नष्ट होना जरूरी है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। जो बच्चे होते हैं, ये मूल भाव यहीं से कविता का जो हार्द यहाँ पर छुपा हुआ है, बच्चों के सपनों से छुपा हुआ बना हुआ है। तो ये इसका कविता का हार्द है, कविता के शब्दों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। उपकरण मतलब साधन मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जो वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। इस प्रकार से कविता जो की सीमा जो है असीम होती है, बच्चों के स्वप्न की तरह। और फिर कवि ने यहाँ पर चिड़िया की उड़ान, फूलों के खिलने से ये दो तुलनाएं की है। तो लेकिन यहाँ पर दोनों की अपनी अपनी एक सीमा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कवि का परिचय वो जो है आपको लिखना है, याद भी रखना है। तो जन्म से लेकर के इनकी जो काव्य रचना है, न जाने कब से बंद एक दिन इसे इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यहाँ तक आपको जो है इनके परिचय में अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद जो है पेज नंबर 16 पर जो कवि ने कविता के बहाने जो है शीर्षक का परिचय दिया है, सारांश दिया है, उस सारांश को भी आपको अपनी नोटबुक में सही ढंग से उतारना है। तब जाकर के आपका जो है काम वो पूरा हो पाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज जो है बस इतना ही। उसके आगे अब मैं कविता के बहाने वो मैं अगले पीरियड में शुरू करूँगा। विद्यार्थी मित्रों, आज अपने कुंवर नारायण की जो रचना है कविता के बहाने, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका सरलार्थ मतलब भावार्थ, इसको अपने को तैयार करना है। अब देखिए, भावार्थ जैसे आप लोगों ने कवि का परिचय लिखोगे, सारांश लिखोगे, उसी प्रकार काव्य का भावार्थ भी आपको लिखना जरूरी है। जितने भी काव्य, अभी 2 काव्य चले और ये तीसरा काव्य है, तो इसका जो है भावार्थ आपको लिखना जरूरी है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, कविता पर मैं आता हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। किताब में ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर कविता लिखी हुई है। कविता क्या है? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने।
कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, मतलब चिड़िया क्यों जानेगी, क्योंकि चिड़िया की जो क्या है उड़ान क्या है, एक सीमित दायरे तक है। कवि कहते हैं कि कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि कविता एक कल्पना की उड़ान है। कविता क्या है? कविता कल्पना की उड़ान है। इसको सिद्ध करने के लिए कवि ने किसका उदाहरण दिया पहले? तो सबसे पहले चिड़िया का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान के बारे में यह कहता हूँ कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, परंतु कविता की उड़ान का दायरा क्या होता है? तो असीमित होता है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की उड़ान का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर, बाहर भीतर, भीतर मतलब अंदर, बाहर भीतर, तो अंदर और बाहर, एक इस घर से उस घर तक, एक घर से दूसरे घर तक उड़ती, बस ये इसकी सीमा है, इससे ज़्यादा उसका उड़ान नहीं होती। परंतु कविता की उड़ान क्या होती है? व्यापक होती है। आगे कवि कहता है कविता के पंख लगा उड़ने के माने, माने का मतलब होता है अर्थ, माने का अर्थ मतलब होता है अर्थ, मतलब। तो कवि कहता है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने, उड़ने का अर्थ क्या होता है? वो चिड़िया क्या जाने का कहने का तात्पर्य है कि कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता जो है भावों की सीमा उसमें बांध सकते, भाव की सीमा में उसको बांध सकते नहीं है। वो पंख लगाकर कविता हर जगह उड़ती है। कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे माना गया है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कविता की संभावनाएं अपार है, असीम है, ये कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। आगे की पंक्ति में कवि अब फूलों का उदाहरण देता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। वही भाव चिड़ियों की तरह व्यक्त किया। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित होता है। चिड़ियों से अब थोड़ा अलग भाव है। तो फूलों को देख कर के कवि का मन प्रफुल्लित होता है, उसके मन में कविता की फूल की तरह मन जो है विकसित होता है। फूलों से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, ये तो उससे प्रेरणा मिलती है। परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। कवि ऐसा कहता है, कविता खिलना भला फूल क्या जाने, ऐसा कवि कहता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल कुछ समय तक मतलब खिलते हैं, घर के अंदर और घर के बाहर खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और थोड़े समय के बाद मुरझा जाते हैं। उनका जो है समय निश्चित होता है, उनका भाग्य निश्चित है कि इतना समय तक जो है ये खिलेंगे, फूल खुशबू देंगे और फिर मुरझा जाएंगे। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु दायरा उनका क्या होता है? सीमित होता है। आगे कवि कहता है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, लेकिन उनका दायरा सीमित होता है। अब फिर वे जब नष्ट हो जाते हैं, कविता कहते कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। फूल मुरझा जाते हैं, फिर उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है, लेकिन कविता क्या होती है? कविता बिना मुरझाए जो है वो लोगों के मन में लंबे समय तक याद रहती है। उसको लोग जो है उसको याद रखते हैं। इस बात को फूल समझते नहीं है। कवि कहता है कविता का दायरा फूलों की सीमित दायरे से कहीं अधिक होता है। सुगंध उसकी दूर दूर तक फैलती है। फूल की सुगंध का एक सीमा है, घर के अंदर और घर के बाहर, लेकिन कविता की जो सुगंध है वो तो सर्वव्यापी है। जो जो उसको पढ़ेगा वो जो है उसके भावनाओं को समझेगा, उसकी जो है सीमा असीम है। आगे कवि जो है बच्चों का उदाहरण ले रहा है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर,
सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चे क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, है ना। बच्चे कहते हैं कि बच्चे का कवि जो है बच्चों को खेल से जो है तुलना करता है। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों का खेल समझते हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उनका खेल ही निराला होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, कुछ भी खेलने लगते हैं। उनके खेलना मतलब खेलना है, तो उसके लिए उसकी कोई सीमा नहीं होती है, कई तरह से खेलने लगते हैं। इसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। क्रीड़ा मतलब खेल, शब्दों का खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। बच्चों के खेल की तरह कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। ये बात जो है कवि यहाँ पर कह रहा है कि मतलब कि बच्चे जो है कवि जो है बच्चों के खेल की तरह, बच्चे कहीं भी प्रकट होते, दिन में हो चाहे रात हो, सब वो अगर खेलने में मशगूल है तो फिर उनको दिन रात का ख्याल रहता नहीं है। कवि का भी यही भाव रहा हुआ है, वो अपने भावों को कभी भी प्रकट कर सकते हैं जब मूड बन जाए। आगे कवि कहता है बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। बच्चों में कभी अपना पराया का भेद नहीं रहता है, वे सब मिलजुल करके ही खेलते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं रहता, तो इस प्रकार का कोई भेदभाव रहता नहीं। वे खेलते हैं पराये अपने पराये का भेद भुला करके। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक एवं बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। भीतर और बाह्य पद को भावों को वो एक रूप देता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है, उनकी कविता में बेपरवाही देखने को मिलती है। कविता पर किसी भी प्रकार का बंधन लागू होता नहीं है। इस अंत में जो है हमको ये पता चलता है कि कविता में किसी प्रकार का कोई बंधन वो लागू होता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कुंवर नारायण की एक कविता पूरी होती है। इस कविता का भावार्थ मैंने आपको बताया है, उसी लहजे में आप उसको लिखेंगे। कविता का भावार्थ आपको लिखने से फ़ायदा ये होगा कि कैसा भी प्रश्न आपको आएगा आप उसको सरलता से लिख सकते हैं। मैं आपको इसकी चर्चा कई बार कर चुका हूँ, तो आप लोग अपनी अपनी नोट में जो है उसको अवश्य उतारेंगे। और फिर अगले पीरियड में फिर मैं जो है आपको जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, वो मैं कल के पीरियड में वो आपको समझाऊंगा और फिर उसका अभ्यास के प्रश्न वो मैं आपको साथ में दूंगा। धन्यवाद। मेरे लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।